हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत है टुडेज करंट अफेयर्स क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी टॉपिक हमारे आज के न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं, चाहे वो द हिंदू में हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, अमर उजाला में हो या फिर किसी अन्य न्यूज़पेपर में हो, तो 4 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक देखो स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ल्ड जेली फिश डे। ये हमने सेलिब्रेट कल किया था, लेकिन हम इसको जो है आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये क्यों मना रहे हैं। तो जेली फिश आपको पता चल रहा है नाम से कि क्या एक तरीके से फिश है, देखी होगी भी आपने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जेली की तरह होती है। ठीक है, लेकिन जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बाल की नुमा आकृतियाँ होती हैं, वो अगर आपको चुभ जाएँ तो थोड़ा सा वो पॉइजनस होती हैं, वो आपको नुकसानदायक या आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसका देखिए क्या लिखा है, हर साल जो है 3 नवंबर को मनाते हैं। जेली फिश और उसके पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम बता सके लोगों को कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा शिकार वगैरह भी करते हैं और कुछ लोग शिकार नहीं भी करते। तो ऐसा होता है कि फिशिंग करने गए और जेली फिश का उनको लग रहा है कोई यूज़ नहीं, तो मतलब उनको समुद्र से निकाल करके ऐसी रेत में छोड़ दिया, वो बेचारी मर गई वहीं पर। तो क्या तरीके से नुकसान होता है। जेली फिश अपनी सरल संरचनाओं के बावजूद महासागर के स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि बहुत सरल संरचना है, लेकिन फिर भी महासागरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर आप कभी ध्यान दो ना, तो जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में है, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूनिवर्स ने अगर बनाया है उसको, इसका मतलब वो किसी दूसरी चीज़ को बैलेंस करने के लिए है। दिन है तो रात है, वैसे ही जो है कोई भी चीज़ बनी हुई है, चाहे वो मतलब बड़ा से बड़ा जानवर हो या छोटा छोटा कीट पतंगा हो, हर चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर क्या लिखा है, तैरने वाले जेलीफिश का प्राचीन साक्ष्य जो है कनाडाई रॉकीज में खोजे गए हैं। मतलब क्या, जो पर्वत है रॉकीज पर्वत है, वहाँ पर भी मिले हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि जहाँ पर अभी समुद्र है, वहाँ पर मैदान हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करते, जहाँ पहाड़ है वहाँ समुद्र थे, रेगिस्तान थे। तो मतलब जो चीज़ें हैं वो यहाँ से वहाँ मूव की हैं, तो उसके जो है साक्ष्य जो है हमें अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं। इसका शरीर जो है 95% पानी से बना होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये चिकने जेली जैसे होते हैं, छोटे चुभने वाली कोशिकाओं से लैस होते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो चुभती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत यहाँ पे भारत के द्वारा की जाने वाली है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन आखिरकार क्या होते हैं। तो कोई ऐसे मिशन होते हैं जो पृथ्वी पर ही किए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी जगह हम चुनते हैं जो कि अन्य ग्रहों की तरह जो है इन्वायरमेंट या वातावरण हमें प्रोवाइड कर पाए। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो चुना गया, लद्दाख को चुना गया है। लद्दाख में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि मंगल और चंद्रमा ग्रह पर जैसी स्थितियाँ हैं, कुछ कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती हैं। तो एनालॉग तरीके से मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम पृथ्वी पर ही पूरा सेट ऐसा बनाते हैं जो लगता है कि किसी दूसरे ग्रह का, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर, सब कुछ चीज़ें जो होती है अंदर एक तरीके से बना होता है, लगता है कि हम दूसरे ग्रह पर है। ठीक है, देखो लिखा है, इसरो ने अपनी चंद्रमा मिशन योजना के तहत लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। लद्दाख के लेह में क्यों की है? अंतर्ग्रही आवास, अंतर्ग्रही मतलब दूसरे ग्रह में जाकर रहना, जीवन का अनुकरण करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। दूसरे ग्रह पे अगर हमें जाकर रहना है तो हमें उसकी पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आपको लगता है जैसे कोई भी व्यक्ति स्पेस में जाता है तो जस्ट बस तैयारी करता है, सामान उठाता है, पैक करता चला जाता है, नहीं, उसको जो है स्पेस जैसे माहौल में जो है महीनों रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो यही बोला था कि बाहर दूसरे ग्रह, स्पेस पे रहना अलग बात है, किसी दूसरे ग्रह पे अगर रहना है, मंगल पे रहना है, तो मंगल का कैसा वायुमंडल है, कैसा वातावरण है, कैसी चीज़ें हैं, वैसे ही यहाँ पे दी जाती हैं। जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, कुछ दिन वहाँ महीनों रहते हैं, अपने शरीर को वैसे ढालते ताकि जो है वहाँ जाने पर जो है उनका शरीर जो है रिएक्ट ना करे गलत तरीके से। फिर लिखा है, मंगल ग्रह और चंद्र प्रदेश के समान होने के कारण ही लद्दाख को इस मिशन के लिए चुना गया। मंगल ग्रह और चंद्र प्रदेश मतलब जैसा माहौल थोड़ा वहाँ पे है मंगल और चंद्रमा पे, वैसा ही लद्दाख में देखने को मिलता है, इसलिए इसको चुना गया है। यह मिशन भारत को चंद्रमा पर आवास स्थापित करके अंतर्ग्रही मिशन शुरू करने का आधार प्रदान करेगा। तो क्या सकता है, मतलब क्या है, चंद्रमा पे अगर हम रहने की योजना बना रहे हैं तो हमें पहले सीखना होगा कि वहाँ के मौसम, वहाँ के एनवायरनमेंट पे हमें सर्वाइव कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। अब हमारी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, भारत और फ्रांस ने ATP चैलेंजर
टेनिस टूर्नामेंट में खिताब जीता है। तो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो है भारत और फ्रांस ने एटीपी चैलेंजर खिताब जीता है। भारत तथा फ्रांस के करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। मतलब दो प्लेयर दोनों साथ में खेले थे, इन्होंने जीता है। इन्होंने इटली के सिमोन एगस्टिनी और दक्षिण अफ्रीका के एलेक बैकले की जोड़ी को हराया है। यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग देशों के दो प्लेयर आकर के जोड़ी बना रहे हैं और दूसरे देश के दो प्लेयर अलग अलग देशों के उनको हराया। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि भारत के ही दो प्लेयर हैं, अमेरिका के दो प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हैं या चीन के दो प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट ब्रेजिल कांगो में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर हुआ है, जगह का नाम याद रखिएगा। यह करण सिंह का पहला खिताब है। तो ये करण सिंह का जो है पहला तरीके से खिताब माना जा रहा। भारत में अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे? अतनु दास जो नाम है इनका प्लेयर का, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी, मतलब कहीं बाहर किसी इलाके में नहीं हो रहा है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित किया गया है। नवंबर 2024 में शुरू होकर 2025 मार्च तक चलने वाला है ये। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया है और कौन सा? कांस्य पदक जीता है। इससे पहले सेमीफाइनल्स में अतनु को फ्रांस के रोमेन फिचेट के खिलाफ 4-6 का हार का सामना करना पड़ा था। रोमेन ने रजत और इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जो है रोमेन ने रजत पदक जीता है और इटली के एलेसेंड्रो ने क्या है? स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है? हाल ही में ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो बोत्सवाना में नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है। अप्रत्यक्ष चयन होता है, यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चयन होता है, प्रधानमंत्री जी के लिए वोट वगैरह डालते, वैसा नहीं हुआ है। तो 6वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखो लिखा, उन्होंने निवर्तमान मतलब पहले वाले राष्ट्रपति मोकगवेत्सी मसीसी का स्थान लिया है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। बोत्सवाना का मैप अगर आप देखें तो यहाँ पे बोत्सवाना है, फिर क्या है? गबेरोनी जो है इसकी राजधानी है। और जो कंट्रीज देखे कौन कौन सी इसके चारों तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाम्बिया है, यहाँ पे जो है पश्चिम की तरफ आपका है नामीबिया, पूर्व की तरफ है जिम्बाब्वे, और यहाँ पे अगर देखें साउथ में तो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये सारी जो है इसकी लोकेशंस रही हैं। अगर बात करें और चीज़ों की तो यह है बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण इलाके में है। ठीक है, स्थलरुद्ध मतलब क्या है? कहीं पर भी समुद्री सीमा को टच नहीं करता है ये देश। ठीक है, समुद्री सीमा तो कहीं नहीं है, सारे अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज हैं। स्वतंत्रता हुई है मतलब कब आज़ाद हुआ है? 1966 में। ब्रिटिश संरक्षित राज्य, तो ब्रिटेन जो है या जो अंग्रेज थे वो सिर्फ भारत में ही नहीं थे, पाकिस्तान में ही नहीं थे, मतलब भारत पाकिस्तान एक हो गया, अलग अलग देशों में भी देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर भी, तो यहाँ से तो 1966 में गए हैं, हमारे यहाँ से तो जल्दी चले गए थे। इसकी सीमा नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से लगती है, हमने ऑलरेडी मैप में देख लिया है। बोत्सवाना में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, संख्या लगभग 1.3 लाख यहाँ पे हाथी रहते हैं। और आपको बता दूं, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, अगर कंपैरिजन करेंगे भारतीय हाथियों से, भारतीय चीता, टाइगर जो भी हैं, यहाँ पे जो है साइज जो है इनका बड़ा रहता है। ठीक है, अगर बात करें राजधानी की तो गैबोरोन राजधानी है, और यहाँ पे मुद्रा क्या है? बोत्सवाना पला, BWP। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पे लगी थी, मैंने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे आपको वोट डालना है, वोटिंग राइट्स चाहिए, तो बस मिनिमम जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप 12 महीने से वहाँ रह रहे हो कंटिन्यू। बाकी जन्म लिया हो ये तो सिर्फ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप 12 महीने से लगातार वहाँ पे रह रहे हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कर्नाटक में बाली पद्दामी उत्सव मनाया गया। दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है, जैसे दिवाली के 6वें दिन छठ मनाते हैं बिहार में, वैसे यहाँ पे जो है कर्नाटका में बाली पद्दामी उत्सव मनाया जाता है। देखो यह पर्व कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन मनाया जाता है। यह आकाश दीप के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ है आसमान की रोशनी। ठीक है, ये देखो फिर क्या है? मान्यता है कि इस दिन असुर राजा बलि चक्रवर्ती पाताल लोक से निकलकर भूलोक में आते हैं। यह दिन समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है, जो तत्कालीन समृद्ध राज्य बलि चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व करता है। इस त्यौहार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में जानते हैं बाली पड़वा, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। कर्नाटक में बाली पद्दानी
हिमाचल प्रदेश में बरलाज, जम्मू में राजाबली और गुजरात में नव वर्ष या बेस्तु बरस के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पर्व है, अलग अलग राज्यों में जो है दिवाली के चौथे दिन मनाते हैं और नाम भी इसका अलग अलग राज्यों में अलग होता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां अभी जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू किया गया है। सत्र है 3 से 6 नवंबर तक चलेगा ये। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, शुरुआत भी भारत और अन्य देशों ने ही की थी। ये सब तो भारत की अध्यक्षता और फ्रांस के सह अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली, तो फ्रांस और भारत इसमें शामिल हैं, अध्यक्षता और सह अध्यक्षता इनके द्वारा की जाने वाली है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तो इस गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने ही की थी, दोनों ने स्टार्ट किया था। इसकी स्थापना UNFCCC के 21वें सम्मेलन में 2015 में जो हुआ था, जिसको पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तब इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है भारत गुरुग्राम हरियाणा में है। तो नाम सुनकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि मुख्यालय जो किसी विदेशी कंट्री में चला जाएगा। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ने ही मिलकर स्टार्ट किया था और भारत जो है थोड़ा सा फ्रांस से अच्छी स्थिति में हम मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शायद रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होवित्जर 155 mm तोप। ये जो मिला है पाकिस्तान को मिला है, और देखो तो शायद चीन से मिला है। पाकिस्तान ने LOC के पास होवित्जर तोपों का परीक्षण किया है। देखो LOC के मतलब पास में ही परीक्षण किया गया। रेंज भी आप देखोगे ना तो लगेगा कि बस इसको यहीं तक मारना है, होता है ना। जैसे अगर 100 किलोमीटर की रेंज है तो हम इतनी दूर भेजेंगे, हमारा दुश्मन का घर हमसे 30 किलोमीटर दूर ही, तो यहीं तक की रेंज रखेंगे ना। तो जैसे पाकिस्तान तो पता है ना हमें दुश्मन ही कंसिडर करता है एक तरीके से। तो देखो लिखा है होवित्जर 155 mm तोप कई तरह के हथियारों में हमला करने में सक्षम है। 30 किलोमीटर इसकी जो है रेंज रहने वाली है। 1 मिनट में 6 गोले तक दाग सकती है। वैसे हमारे पास इससे बहुत बेटर अवेलेबल है, लेकिन हम बेचारे पढ़ लेते हैं कि उनको भी कुछ मिला है, उन्होंने भी कुछ ईजाद किया है। चीन की मदद से इस तोप का निर्माण किया है, खुद की मदद या खुद से भी नहीं बनाया है, चीन की मदद से बनाया इन्होंने। ये पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जो है सहायता करने वाला है। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है विश्व नमबैट दिवस। विश्व नमबैट दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व नमबैट दिवस प्रत्येक वर्ष जो है नवंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है 2 नवंबर को हमने मनाया है। विश्व नमबैट दिवस प्रोजेक्ट नमबैट इंक द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये देखो नमबैट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ और तो नहीं चला दिमाग में, जानवर है। इसे बैंडेड एंटीटर या वाल पुट्टी भी कहा जाता है। यह कीट भक्षी है जो दीमक खाता है। ठीक है, ये दीमक को ही खा के अपना काम चलाता है। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पशु प्रतीक माना जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का इसे पशु प्रतीक भी माना जाता है। कुछ इस तरीके का ये आपको देखने में मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में जो है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है। आपको पता है बुद्ध धर्म से संबंधित चीजें जो है कहाँ पर, एशिया में ही है। आप जो है मतलब श्रीलंका जाइए, भारत में तो रही है, अलग अलग जो है एशियन कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है दिल्ली में 5 से 6 नवंबर को पहला एशियाई शिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयोजन किया जाने वाला है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहने वाली है। साथ में शिखर सम्मेलन पूरे एशिया में बुद्ध धर्म की विविध अभिव्यक्ति को एक साथ लाने का एक अनूठा प्रयत्न, मतलब जो भी बुद्ध धर्म को मानते हैं, जहाँ पर भी बुद्ध से संबंधित चीजें हैं, उन सबको यहाँ पर एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। मतलब अब देखो किसी देश को आपको साथ में लेकर आना है, वो किसी व्यापारिक रीजन से नहीं आ पा रहा है, या फिर कोई और भी कोई मतलब कोई रीज़न काम ही नहीं कर रहा है उसको साथ में लाने का, तो आप जो है सांस्कृतिक या धार्मिक कारणों से अपने साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लोग जो है ज़्यादा आते हैं। जैसे बताऊँ आपको सबसे साधारण तरीका, तो जैसे लोग मना करते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, तो इसका बोलते हैं कि भूत रहते हैं। भूत कुछ नहीं रहता है। रात में जो है बरगद या पीपल के पेड़ की बात करें, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। रात में जो है वो मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए लोगों को वहाँ से मना किया जाता है कि वहाँ पे नहीं सोना है। ठीक है, तो साइंटिफिक या फिर कोई भी ऐसा कारण जो है सरकार कभी अपनाती है, कोई व्यक्ति अपनाता है, वो काम नहीं करता है, तो ज़्यादातर धार्मिक और सांस्कृतिक तरीकों से आप उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है जेफ बेजोस बने हैं। पहले आपको पता है एलन मस्क, वही है एलन मस्क है, हाँ, स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक। विश्व में अमीरों की लिस्ट में जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर आ गए। पहले नंबर पर अभी भी टेस्ला के मालिक एलन मस्क बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार बेजोस की मौजूदा जो नेटवर्थ है 222 बिलियन डॉलर है। बाकी अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी हैं सबकी एक बार नेटवर्थ देख लीजिएगा। बेजोस की हमने बता दी है, और एलन मस्क की भी देख लीजिएगा, और जो है फेसबुक के जो ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, इन तीनों को 3 देख लीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, जरूरी है हमारे लिए ही। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल जहाँ पर होते हैं खत्म। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।